Hello, dear students and all respected viewers. I am Preetham sir. Now we will learn the basics of language and grammar. तो आज हम लोग भाषा और व्याकरण इसके मूलभूत तथ्यों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। तो द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन और written consisting of the use of words in a structured and conventional way. The method of human communication, method means तरीका, human communication मतलब जो मनुष्य वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो either spoken चाहे वो बोलकर हो और written चाहे वो लिख करके हो, consisting of the use of words जिसके अंदर कि हम शब्दों का इस्तेमाल करते हों जो स्ट्रक्चर्ड हो यानी कि उसकी एक प्रॉपर संरचना हो एंड कन्वेंशनल वे जो पारंपरिक तरीके से हो, उसे ही हम लैंग्वेज कहते हैं। तो इन जर्नल मीनिंग में आपसे कहूँ तो जो बातचीत करने के लिए जो भी हम मीडियम यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे ही हम लैंग्वेज कह देते हैं। तो लैंग्वेज या भाषा कह देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी एसेट्रा यानी कि उड़िया भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, बहुत सी जो लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस हैं। आप जानते हैं कि बहुत सी भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, तो वह सब की सब लैंग्वेज है, भाषा हैं जो कि ह्यूमन किसके लिए यूज़ करता है, कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए यूज़ करता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन एसेट्रा की बात करूँ तो ये सब इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं जो कि अन्य देशों में बोली और समझी जाती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, हमने लैंग्वेज समझ ली, भाषा समझ लिया, अब हम समझते हैं कि ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है। तो व्हाट इज ग्रामर? तो अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग अ लैंग्वेज। तो व्याकरण एक सिस्टम है, ग्रामर एक सिस्टम है, रूल्स यानी कि नियमों का, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत का, फॉर स्पीकिंग बोलने के लिए एंड राइटिंग लिखने के लिए। तो ग्रामर क्या है? इसमें एक सिस्टम ही तो हम पढ़ते हैं ना कि हम किसी लैंग्वेज को कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे। तो ये थी पहली डेफिनेशन। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो ग्रामर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अस हाउ टू राइट, टू रीड, टू स्पीक एंड टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज प्रॉपरली। तो ग्रामर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक नियमों का सेट दिया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसमें जो कि हमें बताता है कि हमें उसे कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है और कैसे उस लैंग्वेज को समझना है। तो उसे ही हम ग्रामर कहते हैं और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि लैंग्वेज क्या है और ग्रामर क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एम ऑफ लर्निंग ग्रामर क्या है। अगर हम कोई भी काम करते तो पहले सोच लेते हैं ना कि भाई अगर ये काम मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, तो क्यों हमें पढ़ना है ग्रामर। तो लर्न टू राइट, अगर हमें कोई लैंग्वेज लिखना सीखना है ना तो हमें ग्रामर उसका पढ़ना होगा। लर्न टू रीड, अगर मुझे सीखना है कि वह कैसे, वो जो लैंग्वेज है उसे मैं प्रॉपरली कैसे लिखूंगा, टू रीड, तो भी मुझे क्या सीखना होगा? ग्रामर सीखना होगा। लर्न टू स्पीक, अगर मुझे वो लैंग्वेज बोलना है, बोलना सीखना है तो मुझे ग्रामर सीखना होगा। लर्न टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को अगर मुझे समझना है तो भी मुझे उस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज के ग्रामर को पढ़ना होगा। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि लैंग्वेज क्या है और फिर ग्रामर क्या है और हमें ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हम कौन सा ग्रामर पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक चीजें क्या होती हैं वो चीजें हम देखेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में ही नहीं, हर एक लैंग्वेज के जो बेसिक होती है, वो जो बेसिक यूनिट होती है वो होता है लेटर। जैसा कि मैंने देखो लिखा भी है, द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज इज लेटर। लेटर मतलब पत्र नहीं समझना आप लोग, लेटर वो होता है जिससे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं, जैसे क ख ग घ अंग ऐसा पढ़ते हैं ना लोग, आ ई ई, वही जो कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। यही जो चीज होती है ये किसी भी लैंग्वेज और ग्रामर की सबसे बेसिक यूनिट होती है, यानी कि सबसे आधारभूत इकाई होती है। और जो ये लेटर्स के जो सेट होते हैं ना उसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट
और हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। और उसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फाबेट इज द सेट ऑफ लेटर्स। 26 लेटर्स देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम सिर्फ इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और अल्फाबेट इज डिवाइडेड इनटू वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स मीन्स स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वॉवेल्स हैं, इंग्लिश में जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 वॉवेल्स होते हैं, यानी कि 5 स्वर होते हैं उसमें, 5 वॉवेल्स, जो कि यहाँ दिए हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और जो कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो या इंग्लिश लैंग्वेज में। और वो भी नीचे देखिए दिए हुए हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू है। अगर आपको पूरा अल्फाबेट आता है तो उसमें से ये निकाल दीजिए, बाकी जो भी बचेंगे वो आपके कॉन्सोनेंट होंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो अल्फाबेट है वो वॉवेल्स में और कॉन्सोनेंट में डिवाइडेड होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो ग्रामर हम पढ़ेंगे या जो लैंग्वेज पढ़ेंगे इंग्लिश, तो इसमें अपने लेटर्स तो देख लिया, बेसिक यूनिट तो देख ली, लेकिन अब उसके बाद क्या आएगा? तो लेटर के बाद हमारा आता है वर्ड, और फिर वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस, यानी कि अक्षर के बाद शब्द के बाद हमारा आएगा वाक्य। तो इसी तरीके से हम जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, पढ़ेंगे। पहले अक्षर जो कि हमने देख लिया, फिर शब्द के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर जो वर्ड दिया हुआ है ये, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसमें देखिए किस तरीके से है कि व्हाट इज वर्ड। तो वर्ड क्या है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एज वर्ड। तो जो लेटर्स थे जो कि ए से लेके जेड तक थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनमें से अगर हम कुछ लेटर्स को लेकर के एक ग्रुप बनाते हैं और उनकी यदि मीनिंग हो बनती है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अगर एग्जाम्पल में देखें तो ए सी टी एक्ट मतलब कोई काम करना, इज अ वर्ड। वो क्या है? एक वर्ड है। लेकिन अगर मैंने उसी को CTA लिख दिया तो इज नॉट अ वर्ड, वो वर्ड नहीं है। देखिए 3 ही लेटर्स है ना, ए है, सी है और टी है, बट ये यहां पर वर्ड नहीं है। अगर इसी को मैं लिखता CAT कैट मीन्स बिल्ली, तो ये भी क्या हो जाता हमारा? एक वर्ड हो जाता, लेकिन CTA वर्ड नहीं है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो DOG दिया हुआ है, DOG डॉग मीन्स कुत्ता, तो ये हमारा वर्ड है। GOD गॉड मीन्स भगवान, तो ये भी हमारा एक वर्ड है। लेकिन अगर मैं बात करूं ODG की तो ODG वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, इसलिए यह वर्ड नहीं होगा। देखिए ग्रुप तो है, इसमें लेटर्स है, O है, D है, G है, वही लेटर्स हैं जो कि ऊपर हमने यूज किया है, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही, इसलिए यह वर्ड नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि देयर इज 8 क्लासेस ऑफ वर्ड्स विच इज नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम सेंटेंस में जो उनका फंक्शन होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे 8 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी। जो बच्चे 9th 10th 11th 12th के होंगे उन्होंने तो कई बार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी होगी। और जब भी बेसिक ग्रामर की बात होती है तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पहले पढ़ाया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जो ऊपर हमने अभी वर्ड्स देखे ना, उन्हीं को हम अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है हमारा नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड वन हमारा है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड वन है हमारा वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ अभी आपको इस तरीके से बता रहा हूं, बाद में हम इसके प्रॉपरली डेफिनेशंस भी देखेंगे, टाइप्स भी देखेंगे, उनका यूज भी देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज होते हैं, किस तरीके से इनको हम और प्रॉपर पढ़ेंगे। तो अब जो फोर्थ वन है वो है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। फिफ्थ वन एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन, जिसे कि हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। फिर
सेवेंथ वन है हमारा कंजंक्शन, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और एट्थ वन और द लास्ट वन है वो है इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये वो 8 क्लासेस थे जिनमें कि हम वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, तो अब सेंटेंस क्या, जैसे कि अभी हम लोगों ने बेसिकली देखा कि पहले लेटर आता है, लेटर के बाद हमारा वर्ड आता है, वर्ड के बाद क्या आएगा हमारा सेंटेंस। तो अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज अ सेंटेंस? तो सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। अगर जो वर्ड्स हैं उनका मैं अगर कोई ग्रुप बनाता हूं जिससे कि हमें कंप्लीट सेंस पता चले, कोई चीज की जानकारी हमें मिले, तब हम उसे कह देंगे कि हाँ भैया ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। नहीं तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैंने दिया है कि ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है, तो हमें एक पता चल रहा है कि हाँ भैया सामने वाला कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, सेब खा रहा है, तो वह सेंटेंस है। अगर सेम सेंटेंस में ऐसा लिखता है कि एन एप्पल ही ईट्स, हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है बट स्ट्रक्चरली ये क्या है, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं होगा। अगर मैं कह देता कि ग्लास प्ले आउटसाइड, तो क्या है इसका मतलब, वर्ड्स तो आ रहे हैं, ग्लास मतलब गिलास और प्ले मतलब खेलना, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, लेकिन इसका कुछ मतलब निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो ये इस तरीके से सेंटेंसेस नहीं होते। सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका की एक मीनिंग होता है, जिन्हें हम स्ट्रक्चरली प्रॉपरली हम लिखते हैं, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब तक जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे लैंग्वेज के, ग्रामर के, दोनों के डेफिनेशन आपको समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। उसके बाद ग्रामर में जो बेसिक यूनिट है आपका लेटर्स, लेटर्स के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, जो भी है ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो आर्या एकेडमी की ओर से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 9th से लेकर के 12th स्टैंडर्ड के क्लास वाइज सभी ग्रामर के टॉपिक्स को यहाँ कवर करें और उसका वीडियो लेक्चर बना करके आप तक पहुँचाएं। और ये जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं ये सिर्फ 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि उनके लिए भी हैं जो एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे या किसी अन्य कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी है जो इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये शेयर करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी सून हियर with a new topic. So goodbye, take care.